हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो आपके पास 20th से लेके 26 ऑफ अक्टूबर तक आपको देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपने पुराने वाली वीडियोस को कंप्लीट करा होगा। और बेटा देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे मिलकर बोलते हैं कि करंट अफेयर लिंक नहीं हो पाता है। तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा बेटा, जो न्यूज़ आपके पास आ रही है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी इसमें से एक एग्जाम्पल उठा लो आप यहाँ पर। अगर आरबीआई आ रहा है तो आरबीआई से रिलेटेड सारी न्यूज़ को एक ही तरह वाइंड अप करना शुरू करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि वो जोड़ना नहीं आता उनको। ठीक है, तो मैं कई बार आपको जोड़ना यहाँ पे भी सिखाती हूँ, वो साथ में जोड़ा करो, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके पेपर के लिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि पहले आपके पास क्या रहेंगे, प्रीवियस वीक के क्वेश्चंस रहेंगे और इसके आंसर्स देना मैंडेटरी है। और मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि इंडिया का रैंक जो है वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में गिर गया है। ठीक है, समझाया था मैंने आपको सारी चीजें, ये वाली पिछले लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू करते हैं जिसका नाम आता है अपॉइंटमेंट और पर्सन्स इन न्यूज़ के बारे में बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या आती है वो पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। कहता है बच्चे आपके पास फॉर्मर इंडिया वुमेन्स क्रिकेट कैप्टन, जिनका नाम क्या है, शंथा रंगस्वामी। गौर करेंगे बच्चा, पहला क्वेश्चन यहीं से क्या बन जाएगा हमारे पास कि जो शंथा रंगस्वामी है वो किस स्टेट से बिलोंग करती हैं। तो याद रखना है तमिलनाडु, और जगह अगर पूछी होगी तो एक क्वेश्चन आप यहाँ पे निकाल लेंगे, डेट इज मद्रास। ठीक है, तो मद्रास से ये बिलोंग करती हैं, मतलब तमिलनाडु से ये बिलोंग करती हैं। और ये कौन रह चुकी हैं पहले, तो गौर रखना, ये इंडियन क्रिकेट टीम की, जो इंडियन क्रिकेट विमेन टीम है उसकी पहली फर्स्ट कैप्टन रह चुकी हैं। तो कौन रह चुकी हैं बच्चे, ये फर्स्ट कैप्टन भी रह चुकी हैं। ठीक है, बन गया आपके पास एक और क्वेश्चन। उसके बाद कहता है अब ये इलेक्ट हुई है प्रेसिडेंट। गौर करना, अब इस बार क्या बनी है ये, तो आप गौर करेंगे, अब ये प्रेसिडेंट बनी है। और प्रेसिडेंट किस बॉडी की बनी है बच्चे, तो आप गौर करते हैं वहां पे लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट बनी है इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन की। और इससे पहले गौर करना, इससे पहले ये एक और काम कर रही हैं, अगर आपको एक और जगह पे काम कर रही हैं, तो एक बीसीसीआई आप सबने नाम सुना हुआ है, उसकी एक एपेक्स काउंसिल होती है जो कि क्या करती है, रूल्स रेगुलेशन ये सब चीजें बनाती है। उस काउंसिल में भी ये क्या रही है, वहां पर मेंबर रही हैं। ठीक है, तो पहले कहां पर ड्यूटी दे रही थी, बीसीसीआई की जो एपेक्स काउंसिल मेंबर है वहां पे भी ड्यूटी दे रही थी। और अब क्या बनी है, जो इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन है उसकी फर्स्ट प्रेसिडेंट कह सकते हैं, उसकी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट आप इन्हें यहाँ पर कह सकते हैं। कहता है इसी के अंदर सेक्रेटरी और डायरेक्टर कौन बने हैं, तो वेंकट सुंदरम। और ट्रेजरर और डायरेक्टर कौन आते हैं आपके पास, दीपक जैन। ठीक है, माना जाता है बेटा कि ये फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर हैं जिनको कौन सा अवार्ड मिल चुका है, अर्जुन अवार्ड इनको मिल चुका है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं पहले अवार्ड्स के बारे में, फिर इसके बारे में और डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए, जब भी हम किसकी बात करते हैं बच्चे, जब भी हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं या स्पोर्ट्स अवार्ड्स की बात करते हैं, तो आप यहां पर कवर करेंगे, स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करते हैं तो सबसे पहला जो अवार्ड हमारे पास आता है डेट इज मेजर ध्यानचंद। आपको कई बार करवाया गया है पहले ही, मेजर ध्यानचंद, याद रखना है आपने, खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, तो याद रखेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इसके अंदर सबसे पहला और इंपॉर्टेंट अवार्ड यहां पर आता है। और आप इसे हाईएस्ट ऑनर भी कह सकते हैं, आप इसे हाईएस्ट ऑनर भी कह सकते हैं सॉरी, आप इसे हाईएस्ट ऑनर भी कह सकते हैं कौन सी फील्ड में, स्पोर्ट्स की फील्ड में। ठीक है, अब गौर करते हैं बच्चा, इसी अवार्ड का पुराना नाम, इसका पुराना नाम जो है वो क्या था, तो आप याद रखेंगे इसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, और 2021 में याद रखना है आपने, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया बच्चे, तो इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है अब हमारे पास, अब इसका नाम रखा गया है आपके पास मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, कब नाम चेंज हुआ है, 2021, याद रखेंगे। ठीक है, देखिए जब भी हम मेजर ध्यानचंद की बात करते हैं, दो क्वेश्चन सीख ही लेते हैं या रिवाइज कर लेते हैं जो बच्चे शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। जब हम मेजर ध्यानचंद की बात करते हैं तो इन्हें हॉकी विजार्ड कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा इनको, इन्हें हम हॉकी विजार्ड कहते हैं। ठीक है, एक इनका ब्रदर भी है, उस ब्रदर का नाम है रूपचंद। ठीक है, याद रखना है आपने, एक का नाम है रूपचंद और एक का नाम क्या आता है, ध्यानचंद। इन दोनों को
कलेक्टिवली हॉकी ट्विंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन दोनों को हम, तो आप याद रखेंगे हॉकी ट्विंस भी इन दोनों को कहा जाता है। एक और क्वेश्चन बन गया, और मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी 29 अगस्त को आती है, इसीलिए 29 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, तो आप याद रखेंगे नेशनल स्पोर्ट्स डे। हम किस दिन मनाते हैं, तो आपने याद रखना है, वो हम मनाते हैं कब, 29 अगस्त को। क्लियर हो गया। अब गौर करो, पहला इंपॉर्टेंट अवार्ड कौन सा आ गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और एक हाईएस्ट ऑनर हो गया किस फील्ड में, यहाँ पर कह सकते हैं आप यहाँ पे स्पोर्ट्स की फील्ड में। इसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट ऑनर पे आता है दैट इज अर्जुन अवार्ड। ठीक है, याद रखेंगे आप यहाँ पे, ये किसी प्लेयर या स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है उसके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, अर्जुन आ गया। अर्जुन के बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आता है द्रोणाचार्य। कौन सा आ जाता है आपके पास, द्रोणाचार्य अवार्ड। और नाम से क्लियर हो रहा है, द्रोणाचार्य जो है वो कोचेस को यहाँ पर क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद आता है आपके पास चौथा वाला, आपके पास आता है राष्ट्रीय खेल, याद रखेंगे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड। ठीक है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड, ये भी यहाँ पर इसके अंदर कवर कर लिया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और इसके अलावा एक और आता है जिसका नाम है मौलाना अबुल कलाम, गौर करना, मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी, ये आप यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं जो किसके साथ ऐड होते हैं आपके पास, स्पोर्ट्स के साथ आपके पास यहाँ पर ऐड होते हैं। ठीक है, तो जब भी स्पोर्ट्स आ जाएगा, कौन कौन से अवार्ड आ गए आपके पास, सबसे पहला आ गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसका पुराना नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और गौर करना, मेजर ध्यानचंद को हॉकी विजार्ड भी कहा जाता है, इनको और इनके भाई को हॉकी ट्विन कहा जाता है, और इनकी याद में हम नेशनल स्पोर्ट्स डे यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब अगला एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर कि इनको अर्जुन अवार्ड कब मिला है, तो इनको अर्जुन अवार्ड 1976 में मिल चुका है फॉर हर अचीवमेंट इन क्रिकेट। वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच हुआ था, उसमें इन्होंने विजय पाई थी, इसीलिए इनको अर्जुन अवार्ड यहां पर दिया गया था। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, तो इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड कप, अब गौर करना बच्चे, अगर आप सबने चंडीगढ़ पुलिस का पेपर का क्वेश्चन देखा होगा तो वहां पर हमसे पूछा गया था कि इंडिया जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड कप में जीता था, बिल्कुल जीता था, पर कब जीता है, डेट पूछी थी, तो डेट होगी आपके पास 25 जून 1983, ये आपको यहां पर क्लियर रखना है। ठीक है, तो किस किस का मैच था, तो वो मैच था इंडिया वर्सेस किसका था, वेस्ट इंडीज का, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। और कहाँ पर हुआ था ये, तो आप याद रखेंगे लॉर्ड्स, और लॉर्ड्स स्टेडियम है, आप सबको पता है, और ये स्टेडियम कहाँ पर आता है बच्चे, इंग्लैंड में। ठीक है, तो ये आपने इसके साथ यहाँ पर कवर कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया इसके साथ का स्टैटिक, जो आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है जस्टिस, अब इनका नाम क्या है, इनका नाम है जस्टिस प्रतिभा मनिंदर सिंह, जो कि अभी दिल्ली हाई कोर्ट में क्या कर रही हैं, मतलब दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस हैं ये। अब गौर करो बच्चे, अब पहला ही क्वेश्चन यहीं से निकालो। आप सबको पता है कि जब हम हाई कोर्ट की बात करते हैं, गौर करना, जब हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो इंडिया में टोटल हाई कोर्ट, यहीं से क्वेश्चन निकाल लो पहला, इंडिया में टोटल हाई कोर्ट कितने हैं बच्चा, तो हम याद रखेंगे 25 हैं। ठीक है, पर एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि 28 राज्य हैं, 25 हाई कोर्ट है, और उसके अलावा यूटी भी तो है 8 अपने पास। तो गौर करने वाली बात है कि एक अमेंडमेंट एक्ट है जिसका नाम है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। ये क्या बात करता है, ये कहता है कि 2 राज्यों का, ध्यान से सुनना, ये अमेंडमेंट कहती है कि 2 राज्यों का, 2 राज्य प्लस यूटी का एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। कौन सी अमेंडमेंट कहती है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करें जो इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट है, गौर करेंगे, इंस्टीट्यूशन ऑफ जो हाई कोर्ट है वो किसने इंट्रोड्यूस करा था, तो एक क्वेश्चन और बन जाएगा, जॉन लॉरेंस। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तब इनका नाम यहाँ पर आपके पास आता है। ठीक है, तो सर जॉन लॉरेंस के टाइम पर इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए, तो ये तो बस स्टैटिक हो गया आपके पास इस तरीके से ऐड करने के लिए। अब गौर करो बच्चा, कहता है ये जो प्रतिभा मनिंदर हैं ये चेयर अपॉइंट हुई है, गौर करना, क्या अपॉइंट हुई है वहां पर, चेयर।
किसके लिए? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का एक एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस है, उसको चेयर करने के लिए कौन गई हैं, इंडिया से कौन रिप्रेजेंट कर रही हैं? तो प्रतिभा मनिंदर, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। कहता है ये पहली इंडियन है जो इस प्रकार की इंटरनेशनल बॉडी को हेड करेंगी। इस बोर्ड के अंदर जजेस और कहाँ से आए हुए हैं? पनामा से, चाइना से, कजाकिस्तान, इजिप्ट, फ्रांस, कनाडा, तंजानिया, लग्जमबर्ग और साउथ कोरिया। तो ये इतने काम का तो नहीं है, हमें अपना वाला याद रखना पड़ेगा। कहता है द बोर्ड फंक्शंस अंडर द वीपो जुडिशियल इंस्टीट्यूट, और ये ग्लोबल हब है किसको लेकर? यहाँ पे आईपी जुडिशियल ट्रेनिंग और कोलैबोरेशन। अब जो भी नहीं समझ में आया मैं आपको ईजी भाषा में समझाती हूँ। देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, वर्ल्ड से तो नहीं समझना, ये समझना पड़ेगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो गौर करने वाली बात है बच्चे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोई आइडिया या कोई क्रिएटिविटी होती है जो किसी पर्सन ने बनाई होती है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, आप गौर करिए, सॉन्ग्स बनाते हैं लोग, ठीक है। अगर आप गौर करें तो मूवीज बनाते हैं लोग, किताबें लिखते हैं, तो वो उन्होंने अपने क्रिएटिव आइडिया से क्या करा है, उनको यहाँ पर लिखा है या उनको यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। तो उसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। पर इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रिस्क भी तो होता है यार। कोई हो सकता है आपका आइडिया कॉपी कर ले, हो सकता है कोई मेरा आइडिया कॉपी कर ले, तो वो आइडिया कॉपी ना हो, उसके लिए एक मतलब आइडिया कॉपी ना हो और उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट है अपने पास जिसका नाम क्या है, वीपो, या एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। अब कहता है, या अगर हम बात करते हैं, ये एक इंटर गवर्नमेंटल, गौर से सुनना, ये यूनाइटेड नेशन जो अपने पास है, ये यूएन की स्पेशलाइज्ड बॉडी है। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? वीपो की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वीपो की स्थापना कब हुई थी? तो आप, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, याद रखेंगे आप कि वीपो की स्थापना कब हुई थी और वीपो की कितनी मेंबर कंट्रीज हैं। तो गौर करने वाली बात है, वीपो की जो स्थापना है वो हुई थी 14 जुलाई 1967 को। इसकी क्या हुई थी, यहाँ पे स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो आप याद रखेंगे 14 जुलाई 1967 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और कितनी मेंबर कंट्रीज हैं इसके पास? तो आप याद रखेंगे 193 मेंबर कंट्रीज हैं किसके पास? वीपो के पास, ठीक है। और वीपो वर्ल्ड लेवल पे किसके बारे में बात कर रहा है? जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, जो कंटेंट है, जो आइडिया है, जो इनोवेशन है, उसे प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है कौन? यहाँ पे वीपो। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। उसके अलावा हर साल हम 26 अप्रैल, गौर करना, इसके अलावा हम हर साल 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या मनाते हैं? डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो हर साल 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए कौन अपॉइंट हुई है? तो प्रतिभा, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। अगला आता है बच्चे, जापान को पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है, ठीक है। अब बनी है मतलब मिली है, इस तरीके से कह सकते हैं। गौर करो, अभी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनी थी कहाँ पे? तो आपको याद होगा सुशीला कर्की करके नेपाल में, ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि फीमेल की तादाद यहाँ पर है अभी। तो कहने वाली बात यहाँ पे ये है कि सिन्नई तक्षी, या फिर आप इनको ताक्षी याद रख लो, जो आपको आसान लगे। कहता है ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से है और ये जापान की पहली प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर बनी है, ठीक है। और गौर करना, उनकी जो पार्लियामेंट है उसे क्या कहा जाता है बच्चे? उसे डायट कहा जाता है। तो कोई भारी बात नहीं है। ये किसको सक्सीड करके आ रही है? शिगेरू इशिबा को। याद होगा तो ये वही शिगेरू इशिबा हैं जिनका विजिट भारत में हुआ था और फिर इन्हीं के टेन्योर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान गए थे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, कहता है अगर इनको एक और बिकमिंग जापान की क्या बन रही है? 104th प्राइम मिनिस्टर। और ये चौथी ऐसी जो है जो इस पोजीशन को क्या कर रही है? होल्ड कर रही है, ठीक है। उसके अलावा कितने वोट से जीती, कितना क्या हुआ, हमारे बिल्कुल काम का नहीं है। हमारे पास बस मेन यहाँ पर ये चीज़ें याद करने वाली हैं, ठीक है। आगे अब अगला देखते हैं यहाँ पर इसके साथ का, ये आ गया आपके पास कौन सा वाला मैप? जापान वाला, ठीक है। अब जापान के बारे में बात करते हैं और जापान से रिलेटेड जो फैक्ट बनते हैं उसके बारे में बात कर
कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला, अब यहाँ से क्वेश्चन निकालेंगे हम। सबसे पहला, जापान एक आइलैंड कंट्री है, सबसे पहला, ठीक है। कौन सी कंट्री है हमारे पास? आइलैंड कंट्री है। और कहाँ पे सिचुएटेड है? तो एशिया के ईस्टर्न हिस्से पे सिचुएटेड है। तो एशिया हो गया, एशिया के ईस्ट में हमें क्या दिखता है? यहाँ पे जापान दिखता है, ठीक है। किस वाटर बॉडी में है? तो आप याद रखेंगे वाटर बॉडी का नाम है पैसिफिक ओशन। कौन सी वाटर बॉडी है? तो आप ध्यान रखेंगे पैसिफिक ओशन के पास है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है नॉर्थ पैसिफिक ओशन। और अगर हम बात करें जापान किसका पार्ट है, तो जापान रिंग ऑफ फायर का भी पार्ट है। गौर करो, आपको बताया हुआ है कि रिंग ऑफ फायर वो जोन है जहां से कॉन्टिन्यूअसली एक्टिव वॉल्केनोज और अर्थक्वेक वाली जोन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। उसके अलावा जापान की राजधानी क्या आती है अपने पास? टोक्यो। और करेंसी क्या चलती है यहाँ पे? जापानीज येन। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। जापान को ही हम लैंड ऑफ, ध्यान देंगे, लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम यहाँ पे? लैंड ऑफ राइजिंग सन भी किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। और इंडिया में लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे कह देते हैं हम? अरुणाचल प्रदेश को हम ये कह देते हैं, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। उसके अलावा हमारी और जापान के रिलेशन अभी के नहीं है। एक तो बुद्धिज्म कहीं ना कहीं हम दोनों कंट्रीज को क्या करता है? आपस में क्या करता है? यहाँ पे कनेक्ट करता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज हैं हमारी किसके साथ? जापान के साथ। जैसे एक आ जाएगी आपके पास धर्म गार्जियन, याद रखना है आपने। धर्म गार्जियन कौन सी आ जाएगी आपके पास? यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज। कैसी एक्सरसाइज है ये? हमारे पास मिलिट्री एक्सरसाइज है, और आप इसे आर्मी एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। उसके अलावा एक हमारे पास और आ जाती है जिसका नाम है वीर गार्जियन, और एक और आ जाती है शिनियो मैत्री। कौन सी आ जाती है? शिनियो मैत्री। ये दोनों की दोनों, ये दोनों एयरफोर्स या फिर एयरफोर्स एक्सरसाइज हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। और उसके अलावा एक आती है जिमिक्स। जिमिक्स कैसी है? तो आप याद रखेंगे नेवल, और इसी को मैरीटाइम एक्सरसाइज भी कहा जाता है, ठीक है। अब एक और बात जो हम यहाँ पे सीखेंगे वो ये है कि अगर आपको पता होगा तो जापान, उसके अलावा इंडिया, और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, इन चारों की एक और एक्सरसाइज है। गौर करना, मतलब हम जापान और इंडिया की बात कर रहे हैं पर ये वाली एक्सरसाइज भी काम की है। ये चारों कंट्रीज को क्वाड कंट्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं? चारों कंट्रीज को हम क्वाड कंट्रीज कहते हैं, याद रखना है। और क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। मैं रिपीट कर रही हूँ, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका फुल फॉर्म आता है, ठीक है। और इन क्वाड कंट्रीज की आपस में एक एक्सरसाइज है, डेट इज मालाबार। क्या नाम है इसका? यहाँ पर मालाबार, ठीक है। तो ये भी आपने इसके साथ ऐड कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसके बारे में, किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? नेशनल अफेयर्स के बारे में, ठीक है। आइए देखिए अगला कौन सा आता है आपके पास यहाँ पे? फर्स्ट सिमरी टू बूस्ट रिफॉर्म्स इन मिनरल सेक्टर। देखो बेटा, आप सबको पता है हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, हम विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपको कई बार ये पहले भी बताया हुआ है कि हम 2047 तक हम किस तरफ बढ़ने की बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब डेवलप्ड इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। उसी के साथ, उसी के तौर पे ये चीज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है। तो मतलब आने वाले टाइम पे क्या, इसके साथ साथ हम किसमें रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं? जो इंडिया का मिनरल सेक्टर है, जो माइनिंग जोन है, उसको और ज़्यादा सक्षम और कैपेबल बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। और क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि ये वो सेक्टर है जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या करता है? हमारी मदद करता है। तो कहाँ पर मदद करता है? ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। एक देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए कहता है मिनिस्टर ऑफ माइंस। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे जीबी रेड्डी के पास है। कौन सी वाले मंत्रालय? तो आप याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इनके पास है। तो कहता है यहाँ पे, सॉरी जीबी नहीं, जी किशन रेड्डी है, सॉरी जी किशन है, KISHAN, जी किशन रेड्डी, ठीक है। क्या कहता है? कहता है जो जी किशन रेड्डी हैं उन्होंने अनवेल करा है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स, और उसके साथ साथ स्टेट लेवल रैंकिंग। मतलब जितने भी हमारे पास मिनरल रिसोर्सेज स्टेट्स हैं उनकी क्या कंडीशन है, किस सेक्टर में? माइनिंग सेक्टर में।
इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। कहता है द इंडेक्स डेवलप्ड बाय MOM, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ माइन ने इसको डेवलप करा है ताकि हेल्दी कंपटीशन लाया जा सके किसके बीच में, स्टेट्स के बीच में, ताकि थोड़ा बहुत अगर हम रिफॉर्म करें, उसके अलावा ई गवर्नेंस को ले, कंप्लाइंस बनाए और साथ ही साथ हम एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की तरफ भी यहाँ पर बढ़े। तो इन सब चीज़ों पे अगर हम गौर करते हैं तो हम अपनी माइनिंग सेक्टर को और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये जो सिमरी फ्रेमवर्क है बेटा, इसने क्या करा है कि जितनी भी ये मिनरल्स वाली स्टेट्स हैं इनके कितने सेक्शन कर रखे हैं, 3 सेक्शन है। पहला आता है कैटेगरी ए। कैटेगरी ए के अंदर कौन सी आती है, ऐसे राज्य जिनके पास सबसे ज्यादा मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं। फिर आता है कैटेगरी बी, जहां पर मीडियम मिनरल रिसोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं, और सी आता है जहां पे लिमिटेड मिनरल रिसोर्सेज हमारे पास यहाँ पर हैं। तो अगर हम गौर करते हैं किसके बारे में, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले वाले के बारे में कि ऐसे राज्य जहां पे मिनरल्स सबसे ज्यादा रिच हैं, तो उसमें कौन टॉप कर रहा है, तो आप याद रखेंगे उसमें टॉप करने वाला कौन हुआ, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद, ठीक है, अब मध्य प्रदेश को 1 लिख लो, तो सेकंड आप लिख लो यहाँ पर राजस्थान, और थर्ड आप यहाँ पे लिख सकते हैं गुजरात। ठीक है, तो ये टॉप 3 स्टेट्स हैं जो मिनरल रिच स्टेट्स की कैटेगरी के अंदर काउंट किए जाते हैं। उसके बाद आता है कैटेगरी नंबर बी, और कैटेगरी नंबर बी कौन सी थी, जिनके पास मीडियम रिसोर्सेज हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा, तो एक आ जाएगा आपके पास गोवा, गोवा के बाद आ जाएगा यूपी, और यूपी के बाद असम आप इसके अंदर कवर यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो 2 कैटेगरी हो गई। अब आता है वो लो वाली कैटेगरी। तो लो वाली कैटेगरी की जब हम बात करते हैं तो इसमें पंजाब आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा, और त्रिपुरा इसके अंदर कवर किया जाएगा। ठीक है, तो ये किसके बारे में बता रही है, जो स्टेट्स हैं उनकी मिनरल हेल्थ कैसी है उसके बारे में बता रही है, ताकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को और आगे बढ़ा सकें। ठीक है, चलिए अगला कहता है भारत सरकार ने एलोकेट करा है 5000 करोड़ फॉर द स्कीम टू रिवॉर्ड स्टेट्स लीडिंग इन माइनिंग रिफॉर्म। ऐसे राज्य जो कि माइनिंग रिफॉर्म्स की तरफ काम करेंगे उनको कितने पैसे देने की बात की गई है, यहाँ पे 5 करोड़ की बात यहाँ पर की गई है। कहता है ऑफ दिस आउटले, टोटल आउटले कितना है यहाँ पर, तो 900 करोड़ हैज़ बीन ईयर मार्क्ड फॉर टॉप 3 परफॉर्मिंग स्टेट, और जो इसके अंदर यहाँ पर आएंगी ईच टॉप रैंकिंग स्टेट है इन दिस कैटेगरी, उनको कितना मिल जाएगा यहाँ पे 100 करोड़। तो इतना काम का नहीं है, बस आपको ये याद करना पड़ेगा कि कौन कौन सा स्टेट किसके अंदर आता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं थोड़ी सी किसके बारे में, माइनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, बेसिक समझते हैं। देखिए जब हम किसकी बात करते हैं बच्चा, जब हम माइनिंग की बात करते हैं तो ये समझो माइनिंग का मतलब क्या होता है। माइनिंग का मतलब होता है रिसोर्सेज को गौर करना, रिसोर्सेज को क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्लोर करना है। और किससे एक्सप्लोर करना है, जो हमारे पास पृथ्वी है। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं माइनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो पृथ्वी है, पृथ्वी से मिनरल्स को निकालने वाली प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उसे हम यहाँ पर माइनिंग कहते हैं। क्लियर हो गया। और माइनिंग अभी से नहीं हो रही है। अब माइनिंग देखो बेटा, वो माइनिंग का मतलब तो ये हो गया, आपके दिमाग में ये आएगा कि माइनिंग का मतलब है अर्थ के कोर तक जाओ फिर मिनरल्स निकाल के लेकर आओ। बिल्कुल नहीं। माइनिंग अगर हम शुरुआत की बात करें तो आप सब जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं, वहाँ पे स्टोन एज को पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टोन एज में तो ज़्यादा माइनिंग नहीं करी होगी, पर स्टोन एज के बाद जब कौन सा एज आता है, कॉपर, क्या तुम्हें क्या लगता है कि कॉपर ऊपर पृथ्वी पे कहीं मिल गया होगा? बिल्कुल नहीं बेटा। कॉपर के बाद क्या जाता है आपके पास, यहाँ पे आयरन आ जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें करने में टाइम लगा होगा, और इंसान अभी से माइनिंग नहीं कर रहा है। कब से कर रहा है? जब से उसने अपना जीवन यापन यहाँ पर शुरू करा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूं कि मिनरल्स को निकालने के कौन से 2 मेथड्स होते हैं, ध्यान देना, तो मिनरल्स को निकालने के कितने मेथड्स होते हैं, तो आप याद रखेंगे कितने मेथड्स होते हैं, यहाँ पे 2 मेथड होते हैं। एक को क्या कहा जाता है, गौर करना बच्चे, एक को कहा जाता है ओपन शाफ्ट, ओपन कास्ट माइनिंग। ठीक है, अब इसको इजी भाषा में समझो, सरफेस माइनिंग, मतलब जिसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और ज्यादा अंदर तक नहीं जाना पड़ा, तो इसे कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, मतलब आपको अंदर नहीं घुसना पड़ा, ज्यादा जमीन में एक्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ा, और आसानी से आपके पास यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, उसके अलावा एक आती है बच्चा जैसे अंडरग्राउंड।
क्या कहते हैं, जिसे अंडरग्राउंड माइनिंग के नाम से जाना जाता है और इसी को हम शाफ्ट माइनिंग भी कहते हैं। और ये थोड़ी खतरनाक होती है, रिस्की होती है और इसमें जान जून का नुकसान, क्योंकि बेटा पृथ्वी के अंदर भी तो गैसेज है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसका नुकसान यहाँ पर देखने को हमें मिल जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कौन कौन सी आ गई आपके पास यहाँ पे, तो आप याद रखेंगे एक आती है सरफेस माइनिंग और एक कौन सी आती है, अंडरग्राउंड माइनिंग यहाँ पर कवर की जाती है। ठीक है, उसके अलावा अगर मिनरल्स आए हैं तो मिनरल्स बेल्ट के बारे में भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, गौर करना हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं यहाँ पे, मिनरल्स बेल्ट के बारे में। ठीक है, कि मिनरल बेल्ट कौन कौन सी है इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमें क्या मिलते हैं, मिनरल्स कि मिनरल्स हमें कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहली बेल्ट जो हमारे पास आएगी दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर बेल्ट। कौन सी आती है आपके पास, नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर बेल्ट आ जाती है। ठीक है, सबसे पहली कौन सी आ गई, नाम से क्लियर हो रहा है, नॉर्थ और ईस्ट वाली जो है हमारे पास पेनिनसुलर बेल्ट, इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी को इंडिया का ध्यान रखना, इसको इंडिया का मिनरल्स हार्टलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, इंडिया का मिनरल्स हार्टलैंड कहते हैं। ये आपने यहाँ पर समझना है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें कौन कौन से स्टेट कवर होते हैं तो आप याद रखेंगे, इसके अंदर मेनली झारखंड, उसके अलावा उड़ीसा याद रखेंगे, और उसके अलावा कुछ पार्ट्स हैं किसके, वेस्ट बंगाल के, वो कवर यहाँ पर होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हो गई सबसे पहली बेल्ट आपके पास। सेकंड बेल्ट जो हमारे पास आती है दैट इज सेंट्रल बेल्ट, नाम से क्लियर हो रहा है। ठीक है, कौन सी वाली आ गई, सेंट्रल बेल्ट, जिसमें मध्य प्रदेश ये वाला रीजन आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सेंट्रल बेल्ट के अंदर अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर छत्तीसगढ़ आ जाएगा आपके पास, मध्य प्रदेश आ जाएगा, उसके अलावा तेलंगाना आ जाएगा, और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश का भी कुछ रीजन इसके अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सी बेल्ट होगी मिनरल बेल्ट के नाम पर, पहली होगी आपके पास कौन सी वाली, यहाँ पे सबसे पहली आ गई नॉर्थ ईस्ट, और उसके बाद कौन सी आ गई आपके पास, सेंट्रल आ गई। ठीक है, और सेंट्रल के अंदर ही आप और एक ऐड करेंगे दैट इज महाराष्ट्र। क्लियर हो गया। अब आती है थर्ड वाली बेल्ट। ठीक है, थर्ड आती है आपके पास साउदर्न बेल्ट। ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है बच्चे, जहाँ जहाँ पर ये एरिया आ रहा है वहीं की बेल्ट आ जा रही है। अगली कौन सी आती है आपके पास, साउदर्न बेल्ट। ये किसे कवर करेगी, तो ये कर्नाटका और तमिलनाडु को क्या करेगी, कवर करेगी। ठीक है, तो कितनी बेल्ट हो गई अभी तक अपने पास, तीन। कौन कौन सी, नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर बेल्ट, उसके बाद सेंट्रल, उसके बाद आ गई आपके पास कौन सी वाली, साउदर्न बेल्ट। अब आते हैं साउथ वेस्टर्न बेल्ट पे आते हैं। ठीक है, सॉरी, अगली आती है साउथ वेस्टर्न बेल्ट आपके पास यहाँ पर आती है। साउथ वेस्टर्न बेल्ट के अंदर आपके पास कर्नाटका का वेस्टर्न पार्ट आ जाएगा, गौर करना, वेस्टर्न पार्ट, और इसके अंदर गोवा आ जाएगा। तो ये आ गई आपके पास साउथ वेस्टर्न बेल्ट आ गई। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जो पांचवी आती है वो आती है नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट। ठीक है, तो हमने कौन सी पढ़ी थी वहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न, ये आ गई आपके पास नॉर्थ वेस्टर्न, जिसके अंदर राजस्थान और गुजरात आता है। ठीक है, और जब जब राजस्थान आया तो याद करो कॉपर की बात यहाँ पर जरूर की जाती है। ठीक है, तो ये आ गई कौन सी इंपॉर्टेंट बेल्ट्स आपके पास, ये आ गई आपके पास मिनरल्स बेल्ट आ गई, किसकी यहाँ पर, इंडिया के कंटेक्स्ट पे लेकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अब अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, आइए अगला आता है आपके पास यहाँ पे UIDAI ने लॉन्च करा है किसको, सीता। याद करो पिछले हफ्ते हमने कुछ लक्ष्मी ऐप भी पढ़ा था, याद करो, वैसे ही कुछ यहाँ पर अभी आप यहाँ पे याद रखेंगे सीता के बारे में। ठीक है, आइए देखिए बेटा, जब भी हम किसकी बात करते हैं, UIDAI की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सन 2009 में हुई थी। ठीक है, इसके अभी चेयरपर्सन कौन है, तो उनका नाम है भुवनेश कुमार। ठीक है, भुवनेश कुमार उनका नाम आपके पास यहाँ पर आ जाता है। और UIDAI के हेडक्वार्टर या फिर इसकी ऑफिस कहाँ पर है, तो इसका ऑफिस नई दिल्ली में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब गौर करना मैं क्या बोलने जा रही हूँ, ताकि आपको आसानी से ये पूरा का पूरा पॉइंट समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए आप सबको पता है हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब आत्मनिर्भर भारत को हम यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। उसी के अंदर अब क्या किया गया
गया है कि अब आधार कार्ड टेक्नोलॉजी के साथ, न्यू टेक्निक के साथ आ रहा है। मतलब अगर हम सीधी बात करें, जो अब आधार कार्ड जो था हमारे पास, जो आधार कार्ड टेक्नोलॉजी है, उसी के अंदर कुछ न्यू टेक्निक्स को ऐड करके लाया जा रहा है। और वो जो न्यू टेक्निक आ रही है उसका नाम है बेटा यहाँ पर सीता। और सीता का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार। ये आपने यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। कहता है अगर हम बात करें यहाँ पे, UIDAI ने एक न्यू टेक प्रोग्राम को स्टार्ट करा है और उस प्रोग्राम का नाम है सीता, ठीक है। समझिए, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ टेक कंपनीज, टेक मतलब हो गया टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज, जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जितने भी रिसर्चर्स हैं, वो मिलकर आधार कार्ड को क्या करेंगे बच्चे, और ज़्यादा सिक्योर बनाएंगे। किसको सिक्योर बनाएंगे? आधार कार्ड को सिक्योर बनाएंगे। स्पेशली अब किन और किन चीज़ों से इसको और पक्का करना है तो गौर करो। जैसे कि नए जो AI थ्रेट्स आ रहे हैं, जैसे जैसे AI आ रहा है तो AI का नेगेटिव साइन तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक इन सब में देख ही सकते हो। तो AI थ्रेट से बचाना है। अब AI थ्रेट में क्या क्या आ गया, जैसे कि डीप फेक्स, जैसे आपकी शक्ल लगा देना या फिर हमारी शक्ल लगाकर किसी तरीके की वीडियो बना देना, फेक बायोमेट्रिक्स करना, उसके अलावा स्पूफिंग हो गया, एक्सेट्रा। ये जितने भी चैलेंज रहे इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? ये सीता करेगा, ठीक है। जिसमें सबसे पहले क्या किया जाएगा, गौर करते हैं। सबसे पहला इसके अंदर फोकस किया जाएगा फेस लाइवनेस डिटेक्शन। गौर करना, इसके अंदर सबसे पहला जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो ये है फेस लाइवनेस डिटेक्शन। कौन सा आ जाएगा आपके पास? फेस लाइवनेस डिटेक्शन इसके अंदर आपके पास यहाँ पे कवर होगा। अब इसमें क्या किया जाएगा बेटे, इसके अंदर क्या होगा, ये सिस्टम, मतलब अब जो सीता है उसके अंदर लाया जाएगा फेस लाइवनेस डिटेक्शन। ये सिस्टम समझ सके कि कैमरे के सामने जो पर्सन खड़ा है, जो अपनी आईज को शो कर रहा है या फिंगरप्रिंट को शो कर रहा है, वो रियल पर्सन है या कोई ऐसी वीडियो के माध्यम से कर रहा है, या कोई AI बना रहा है, या कोई डीप क्या बना रहा है, यहाँ पे फेक बना रहा है। तो सबसे मतलब यहाँ पे सीधी सी बात हो गई, इस तरीके के सिस्टम इनोवेशन यहाँ पर लाए जाएंगे ताकि समझा जा सके कि कैमरे के सामने खड़े होने वाले लोग कौन हैं और क्या वो सही में उस बंदे का आधार कार्ड है या नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, उसके अलावा एक बनाया जाएगा प्रिवेंटिव, ध्यान रखना है आपने, एक आएगा प्रिवेंटिव अटैक डिटेक्शन, प्रिवेंटिव अटैक डिटेक्शन, ठीक है। इसे भी यहाँ पर क्या किया जाएगा, लाया जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या किया जाएगा बेटा, तो इसके अंदर क्या किया जाएगा यहाँ पे, इसकी अगर हम बात करते हैं, इसमें यूनिवर्सिटीज़ और जो रिसर्चर्स हैं वो ऐसे AI मशीन्स बनाएंगे जो फेक प्रिंट, मॉर्फ और जो रिप्लेस वीडियो होती हैं उनको क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। मतलब ये पता लगाएंगी, ऐसी मशीनें बनाई जाएंगी जो पता कर पाएंगी कि ये जो प्रिंट है, जो फलाना फलाना प्रिंट हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ये फेक है या नहीं है। ये सारा काम कौन करेगा, ये काम करेगा कौन, प्रिवेंशन अटैक डिटेंशन। और उसके अलावा अब एक नई कोशिश भी की जा रही है कि कॉन्टैक्टलेस, गौर करना, थर्ड वाला जो आएगा कॉन्टैक्टलेस फिंगरप्रिंट, कॉन्टैक्टलेस फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन को लाने की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। मतलब अब आप ऐसा कह सकते हैं कि हमें कहीं जाकर अपने फिंगरप्रिंट को लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब अब फ्यूचर में स्कैन कहाँ से हो जाएगा, हमारे फ़ोन से ही हो जाएगा, बिना किसी स्पेशल मशीन के। कभी अगर आप आधार कार्ड गए होंगे या आधार कार्ड ऑफिस गए होंगे तो आपने वहाँ पर ज़रूर देखा होगा, जहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, अपनी डेटा को, मतलब अपनी उंगली को लगा लगू कर सारी चीज़ें यहाँ पर बतानी पड़ती हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था आपके पास इससे रिलेटेड न्यूज़, ठीक है। अगली आती है आपके पास, वही सारी चीज़ें लिखी गई हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाई हैं, तो आप इसे पढ़ लेंगे और इसके बाद वाइंड अप करेंगे। अगला आता है बच्चे, कपास क्रांति मिशन को इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि कॉटन कल्टीवेशन को और आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। किसको बढ़ाने की बात हो रही है, कॉटन कल्टीवेशन को बढ़ाने की बात की जा रही है, ठीक है। कई बार हम कॉटन को वाइट गोल्ड भी कह देते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम यहाँ पर वाइट गोल्ड भी कह देते हैं। तो क्या कह रहा है समझते हैं। भारत सरकार ने लॉन्च करा है 600 करोड़ का कपास क्रांति मिशन, ताकि क्या किया जा सके। आपने गौर करा होगा तो जितनी भी रुई आपको दिख रही है, इसका एक रेशा होता है, ठीक है। तो उसी रेशे के बारे में बात हो रही है। कह रहा है प्रमोट हाई यील्ड लॉन्ग स्टेपल कॉटन कल्टीवेशन इन की रीजन्स लाइक अकोला महाराष्ट्र में आता है, एंड तेलंगाना के अंदर, ठीक है। तो क्या करने की कोशिश
की जा रही है, आने वाले समय में जो अपने पास कॉटन प्रोडक्शन है और उसे रेवोल्यूशनाइज करने की बात यहाँ पे की जा रही है। कहता है अगर देखा जाए तो कॉटन में कितनी प्राप्ति हुई है, अगर हम देखें यहाँ पे, अच्छा उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा पहले, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कहता है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट, मतलब सरकारी कंपनी है जो कि किसके अंदर काम करती है, तो आप याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर काम करती है। और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल किसके पास है, तो गिरिराज सिंह के पास, ये आपके पास यहाँ पे आती है, ठीक है। किसके पास आती है, गिरिराज सिंह के पास यहाँ पर आती है, ठीक है। तो गौर करने वाली बात है यहाँ पे, किसकी प्रोडक्शन की बात करने, किसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात हो रही है यहाँ पे, तो आप याद रखेंगे जो रेशेदार कॉटन होता है, ठीक है। अब बेटा देखो वैसे गौर किया जाए तो रेशा कई प्रकार का होता है, मतलब बहुत छोटा सा रेशा होता है, कई बार बड़े वाले रेशे होते हैं, कोई मीडियम होते हैं, इस प्रकार के रेशों की यहाँ पर बात की जा रही है। मतलब आने वाले टाइम पर, और इस प्रकार के मिशन को लाने का कारण क्या है, कारण ये है कि जितनी भी मतलब ये जो प्लांटेशन है, कॉटन प्लांटेशन है, इसे और आगे बढ़ाया जा सके, साइंटिफिक तरीके से कल्टीवेशन की जाए, जो भी टेक्नोलॉजी आती है उसको इसके साथ यहाँ पे इंसर्ट किया जाए और फार्मर्स को इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर बुलाया जाए और उनको वहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह दी जाए, ठीक है। और अगर इंडिया में बात करें, इंडिया में अगर हम बात करते हैं कि कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ पर लगता है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे, इसको मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। आप इसे लिख लेंगे कि कॉटन किस किस रीजन में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, नॉर्दर्न रीजन की, कॉटन जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर दिखता है, तो आप याद रखेंगे अगर हम नॉर्दर्न जोन की बात करें, मतलब इंडिया के नॉर्दर्न बेल्ट की बात करें, तो इसके अंदर सबसे पहले कौन सा राज्य आ जाएगा, सबसे पहले पंजाब इसके अंदर यहाँ पर कवर होगा। पंजाब के बाद हरियाणा और उसके अलावा गुजरात इसके अंदर टॉप करेगा। तो बोलने का मतलब हो गया, सॉरी गुजरात नहीं, राजस्थान आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा नॉर्दर्न बेल्ट के आपके पास अंदर। तो कौन कौन से आ गए, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इसके अंदर कवर किया जाता है। उसके अलावा अगर हम सेंट्रल की बात करते हैं तो सेंट्रल में आपने याद रखना है गुजरात, उसके अलावा महाराष्ट्र और उसके अलावा मध्य प्रदेश, ये सब इसके अंदर कवर किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आता है साउदर्न जोन। साउदर्न की जब भी हम बात करेंगे तो साउदर्न के अंदर तो आप एक स्टेट तो ऑलरेडी आप करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं, डैट इज तेलंगाना आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, तेलंगाना आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। उसके अलावा कर्नाटका आ जाएगा, ये इसके अंदर कवर यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तो तेलंगाना, कर्नाटका आ जाएगा और आंध्र प्रदेश इसके अंदर कवर आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉटन के वो जोन्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कपास हमें देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। अगला आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई करा है किसको बच्चे, नोटरीज को, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, कहता है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ किसके पास है, ये कई बार आपको बताया हुआ है, अर्जुन राम मेघवाल के पास है, ठीक है। तो अर्जुन राम मेघवाल के पास कौन सा वाला मंत्रालय आ जाता है, तो आप याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इनके पास आता है, ठीक है। देखो बच्चा नोटरी क्या होता है, देखो यहाँ समझो पहले, नोटरी एक पब्लिक ऑफिशियल होता है जिसको कौन अपॉइंट करता है, भारत सरकार, ताकि जो हमारे लीगल फॉर्म्स होते हैं या लीगल जो डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको, मतलब आप ऐसा कह लो, सॉरी हमारे जो फॉर्म्स होते हैं उनको लीगली सर्टिफाइड करने का काम कौन करता है, ये नोटरीज करती हैं, ठीक है। इनका मेन काम क्या होता है, किसी भी प्रकार के कह सकते हैं सर्टिफिकेट को या लीगल सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना, ऑथेंटिकेट करना, जैसे कभी हम ज़मीन लेते हैं, घर लेते हैं, इन सबको कंफर्म करना, और साथ ही साथ लीगल डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई करना, सिग्नेचर्स को देखना, उसके अलावा ओथ अफर्मेशन, ये सारा काम कौन करता है, नोटरीज करती हैं, ठीक है। तो क्या क्या गया देखो, कहता है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर काम करता है, उसने नोटिफाई करा है नोटरीज अमेंडमेंट रूल, कौन सा वाला यहाँ पे 2025 का। कहता है द अमेंडमेंट रिवाइजेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोटरीज दैट मे बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, कौन कौन सा, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और नागालैंड, ठीक है। मतलब यहाँ पे नोटरीज की जो संख्या है उसको क्या किया गया, रिवाइज बोलने का मतलब है उसको यहाँ पर सीधे सीधे क्या किया गया है, बढ़ाया गया है, ठीक है। तो कितना कितना बढ़ाया गया है, तो गौर करेंगे गुजरात में 6000 हो गए हैं, तमिलनाडु में 3500, राजस्थान में 3000 और नागालैंड में 400, ठीक है। बस इतना सा है इसके अंदर, और कुछ नहीं कवर करना। अगला वाला
अगला आता है वी राइज करके। वी राइज अगर हम बात करते हैं, ये एक इनिशिएटिव है ताकि औरतों का सशक्तिकरण हो सके, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट को और आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो क्या बोला जा रहा है समझो, कहता है नीति आयोग जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है उसने कोलैबोरेट करा है यूएई का जो डीपी वर्ल्ड लॉन्च जॉइंट इनिशिएटिव है जिसका नाम है वी राइज। वी राइज का फुल फॉर्म है, अगर आप गौर करेंगे, विमेन एंटरप्रेन्योर्स री-इमेजिनिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस। अगर आपको थोड़ा भी याद होगा तो अभी ब्रिक्स की जो मीटिंग्स चल रही थी इस साल में, अगर आपको याद होगा, उन ब्रिक्स में भी औरत का सशक्तिकरण के लिए वी राइज को लेकर बात पहले भी की गई है। ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे वालों का, जहां नाम से क्लियर हो जाएगा, औरतों को क्या करना है, इतना एम्पावर करना है कि वो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को इंडिया में यहाँ पे क्या कर सके, काबिल बन सके, और फिर धीरे धीरे करके उसको ग्लोबली भी यहाँ पर फैलाना है। ठीक है, आगे कहता है विल हैव द अपॉर्चुनिटी, जो सिलेक्टेड एंटरप्रेन्योर्स होंगे उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपने प्रोडक्ट्स को भारत मार्ट इन दुबई में क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। और जेलेप अली फ्री जोन जाफा जो कि प्रोवाइडिंग एक एक्सेशनल टू इंटरनेशनल बायर्स, ठीक है, जहाँ पे लोग आते जाते हैं और लोग सामान को, इंटरनेशनल सामान को खरीदते वगैरह हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद का अगला वाला, पहली सिटी बना है भारत की पहली ऐसी सिटी जिसने रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम को यहाँ पे क्या कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया है या इम्प्लीमेंट कर लिया है। ऐसी पहला राज्य या ऐसी पहली सिटी कौन बनी आपके पास, चेन्नई। और चेन्नई कहाँ पर आता है आपके पास, तमिलनाडु के अंदर कवर होता है। तो कहता है ये पहली सिटी बनी है। देखो बच्चे, जो रूरल एरियाज में जो फ्लड आता है उसमें थोड़ा फिर भी पानी निकलने की प्रणाली होती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि पहाड़ों वगैरह से पानी आता है और निकल जाता है कहीं ना कहीं। पर अर्बन वाला जो ये फ्लड होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये काफ़ी लंबे समय तक एक जगह पर क्या करता है, टिका रहता है। तो क्या बात हो रही है यहाँ पे, कहता है एक रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम लाया गया है यहाँ पे, ताकि प्रिडिक्ट किया जा सके, मतलब पहले से भविष्यवाणी हो सके, ताकि हम मैनेज कर सकें किसको, अर्बन फ्लड को। और क्या क्या अरेंज करके, पहले ऑटोमेटिक रेन गेजेस को बनाया जाएगा, फिर वेदर स्टेशंस को सेटअप किया जाएगा और लोगों को ऐसी जगह से प्रोटेक्ट यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है, ताकि ना ही किसका नुकसान हो जानवर का, ना ही किसका नुकसान हो किसी की भी लाइफ का, और ना ही किसका नुकसान हो यहाँ पर किसी प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी तो खैर जाएगी, पर फिर भी नुकसान को कम करने की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का अगला वाला, अगला आता है दीनदयाल अंत्योदय योजना। अब समझना, पहले स्कीम को समझते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, ध्यान देना। देखिए कहता है यहाँ पर, पहले यहीं से समझते हैं। देखो कहता है दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसका एक और नाम है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है जिसने मोबिलाइज करा है कितने घरों को यहाँ पर, मतलब जोड़ने का काम करा है कह सकते हैं, या कवर करा है 10.05 करोड़ रूरल वुमेन हाउस होल्ड इंटू मोर देन 90.90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर 28 राज्य और 6 यूटी के अंदर। ठीक है, देखो बेटा, कहता है ये जो NRLM वाला मिशन है इसे कब लॉन्च किया गया था, 2010 में, ताकि, और इससे पहले क्या चल रहा था, इससे पहले चल रहा था स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। कहता है 2016 में द प्रोग्राम का नाम बदला गया और इसका नाम क्या रखा गया आपके पास, दीनदयाल अंत्योदय योजना। कहता है ये जो एक फ्लैगशिप पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, इसे इम्प्लीमेंट करा था किसने, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल, और किसने करा यहाँ पे, डेवलपमेंट ने। और ये मिनिस्ट्री किसके पास है, तो आप याद रखेंगे शिवराज सिंह चौहान के पास यहाँ पर आती है। ठीक है, तो शिवराज सिंह चौहान के पास ये मंत्रालय आता है। ठीक है, आगे कहता है बिहार आंध्र प्रदेश लीड कर रहे हैं किसमें, सेल्फ हेल्प ग्रुप में, और साथ ही साथ वुमेन हाउस होल्ड मोबिलाइजेशन को लेकर। और फार्म बेस्ड इनिशिएटिव में देखें तो महिला यहाँ पे
महाराष्ट्र क्या कर रहा है, यहाँ पे टॉप कर रहा है महिला किसान्स में, और अंडर एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय यूपी, और उसके बाद आंध्र प्रदेश है, और नोन फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस में असम, उसके बाद केरला, और ये सब लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भारी बात नहीं है इसके अंदर, सीधी सीधी स्कीम थी और स्कीम का आउटपुट अब हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे अगला आता है कौन सा वाला, एक नई हेल्पलाइन बनाई गई है 1515, किसके लिए यहाँ पे, पोषण, और किसके लिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंदर ये बनाई गई है। ठीक है, देखो बेटा, जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, पोषण अभियान की, तो पोषण अभियान को, अच्छा पहला क्वेश्चन, पोषण अभियान का पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। क्या नाम है इसका यहाँ पे, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, ये आपने यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इस स्कीम को लाया गया था कब, तो आप याद रखेंगे 8 मार्च 2018 को स्कीम को क्या किया गया था, यहाँ पे लाया गया था। कहाँ से स्टार्ट किया गया था, तो आप याद रखेंगे झुंझुनू, और झुंझुनू कहाँ पर आ जाता है, राजस्थान से इसको स्टार्ट किया गया था। नाम से क्लियर हो रहा है, पोषण का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रिएंट्स देना। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का मेन काम था कि जो लड़कियां हैं, जो कितनी हो गई हैं अपने पास, 12-13 साल की हो चुकी हैं, प्लस जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, या ऐसी माताएं जो भी अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, या फिर ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 0 से 6 साल की है, उनको इस प्रोग्राम के अंदर कवर किया गया था, ताकि बच्चों के अंदर जो न्यूट्रिशन की कमी होती है उससे उनको बचाया जा सके। एनीमिया जैसी जो कि मतलब लो ब्लड वाला एनीमिया से बच्चों को बचाया जा सके, प्लस ऐसे बच्चे जो कि माता के गर्भ में ही बहुत कह सकते हैं लाइट वेट होते हैं, बहुत कम वेट होता है इनका, और अगर वो जब पैदा भी होते हैं तो 2 किलो 2.5 मतलब इससे कम के जो बच्चे होते हैं उनके बारे में ये सब चीज़ें लाई गई थी। उसके अलावा एक और स्कीम की यहाँ पर बात हो रही है जिसका नाम क्या है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये योजना कब आई थी बेटा हमारे पास, तो आप याद रखेंगे ये योजना 2017 में लाई गई थी। ठीक है, और नाम से क्लियर हो रहा बच्चे, ये किसके लिए थी, तो ये मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाएगा किसको, जो कि एलिजिबल प्रेग्नेंट, और उसके साथ साथ लैक्टेटिंग मदर, लैक्टेटिंग का मतलब हो गया ऐसी माताएं जो भी बच्चों को दूध पिला रही हैं। ठीक है, तो उनका जो हेल्पलाइन नंबर था पहले क्या था उनका हेल्पलाइन नंबर, यहाँ पे 14408, अब उसको बदलकर 1515 कर दिया गया है। किसके द्वारा, तो आप याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट। ये किसके पास है अभी, तो अन्नपूर्णा देवी, किसके पास है, अन्नपूर्णा देवी के पास, ये आपको यहाँ पर दिखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का अगला वाला, अगला आता है उड़ान स्कीम की 9वीं एनिवर्सरी मनाई गई है। उड़ान क्या थी, तो आपको मैंने बहुत पहले ये करवाई हुई है, जिस स्कीम का नाम आपके पास आता है उड़े देश का आम नागरिक। क्या नाम है इसका बेटा, यहाँ पे उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, तो कहता है जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन किसके पास है, तो आप याद रखेंगे के राम मोहन नायडू के पास है। किसके पास है, के राम मोहन नायडू के पास है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो इन्होंने इस बार 9वीं एनिवर्सरी मनाई है, मतलब 9th एनिवर्सरी यहाँ पर मनाई है, जो कि किससे डील करती है, मतलब उड़ान है कि एक्चुअली में, तो ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, मतलब भारत के एक रिमोट रीजन को, रिमोट मतलब जो पिछड़ा भी कह सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं जहाँ पर अभी तक क्या नहीं पहुँच पाया है, हवाई जहाज इन सब की फैसिलिटी नहीं पहुँच पाई है, उनकी कनेक्टिविटी यहाँ पर बढ़ाने की बात की गई है। ठीक है, कहता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च करा था कब, 21 अक्टूबर 2016 को। पहला जो इसका पहला कंपोनेंट आया था उसमें यह था कि जितने भी एयरपोर्ट हमारे पास हैं उनको डेवलप किया जाए और उनको ठीक किया जाए, सीधी बात है पहले तो, और उसके बाद रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए। रीजनल मतलब अगर किसी ने हिमाचल से साउथ पे जाना या साउथ से हिमाचल, कहीं पे भी वो यहाँ पर कर सके। जो दूसरा वाला था उसमें क्या किया गया था कि जो एयर फेयर है उसके अलावा देखो बेटा, प्लेन में बैठना हर आम नागरिक के बस की बात नहीं है, क्योंकि टिकट्स आप सबको पता है। तो यहाँ पे क्या करने की कोशिश की गई है, टिकट्स को भी सस्ता करने की कोशिश की गई है, ताकि आम जनता के लिए भी वो इतना अफोर्डेबल हो सके कि वो यहाँ पर चल सकें। ठीक है, चलिए ये हो गए आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नेशनल को लेके। अब हम आगे बढ़ेंगे, और इसके बाद आगे बढ़ते हुए अच्छा एक चीज़ और है ना, आप मुझे बताएंगे जो ये उड़ान स्कीम आई थी, इसकी जो पहली फ्लाइट है वो 2007
2017 में चली है। वो 17 में कहाँ से कहाँ तक चली है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ, 2017 में इसी प्रोग्राम के अंदर पहली फ्लाइट चली थी। कौन सी वाली स्कीम के अंदर? रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंदर। आप मुझे बताएंगे वो कौन सी थी, ठीक है। चलिए अगला कौन सा सेक्शन आता है? इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आइए देखना, पहले पढ़ते हैं इसको, फिर समझते हैं, और उसके बाद जो जो स्टैटिक ऐड हो रहा होगा वो यहाँ पे ऐड करने की बात करते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहता है यहाँ पे, समझते हैं। कहता है एक अमेरिकन कंसल्टिंग फर्म है जिसका नाम क्या है? मर्सर CFA इंस्टीट्यूट, जो कि पूरे विश्व भर में जो पेंशन कंडीशन है, पेंशन क्या होती है बेटा? जब हम सरकारी नौकरी करते हैं और सरकारी नौकरी पे जो हम पाई अपनी बचाते हैं, ठीक है, और ताकि हम अपने रिटायरमेंट, अपने बुढ़ापे को एंजॉय कर सकें, उसके लिए जो मतलब पैसा होता है उसको आप पेंशन यहाँ पर कह देते हैं। तो ग्लोबली पेंशन इंडेक्स की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। गौर करने वाली बात है, इंडिया का बहुत नहीं बहुत बुरा हाल है, ठीक है। इंडिया का रैंक 52nd है, लोएस्ट है पूरे के पूरे इंडेक्स में, और हम किस ग्रेड में जा रहे हैं? तो ग्रेड D के अंदर हम यहाँ पर गिर रहे हैं, ठीक है। तो क्यों है ऐसा, समझते हैं इसको, और बिल्कुल बेसिक से इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो बेटा, मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं, भारत की जो पेंशन सिस्टम है वो बहुत नहीं बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है, और इसीलिए भारत को ग्रेड D के अंदर भी डाला गया है। मतलब भारत का पेंशन सिस्टम जो है ना, वो इतना एडिक्वेसी रखता है। अब गौर करो, अब ये कैसे पता चला कि इतना बुरा हाल है हमारा? तो गौर करना, इसका पहला जो पैरामीटर कह सकते हैं, इसके पैरामीटर के अंदर पहला पैरामीटर कौन सा आता है? तो आप याद रखेंगे पहला वाला आता है एडिक्वेसी, ठीक है। तो आप याद रखेंगे एडिक्वेसी इसके अंदर यहाँ पर कवर किया जाता है, ठीक है। अब एडिक्वेसी का मतलब क्या हो गया बच्चे यहाँ पे? तो एडिक्वेसी का मतलब हो गया कि मतलब जितने भी ओल्डर पीपल को जो मिलने वाली पेंशन है उसमें वो अच्छी है या नहीं है। सीधी बात है, जो हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग हैं उनको जो पेंशन मिल रही है या मिलने वाली जो पेंशन है वो टाइम पे मिल रही है, नहीं मिल रही है, या मिल भी रही है या नहीं मिल पा रही है, इसको यहाँ पर कवर किया जाएगा। उसके अलावा सेकंड अगर हम देखें तो सेकंड वाला आ जाता है सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। दूसरा आ जाता है यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी, और उसके अलावा तीसरा जो आता है दैट इज इंटीग्रिटी। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसके? पेंशन स्कीम के, ठीक है। गौर करना, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि सिस्टम कितने दिन तक टिक पाएगा। अगर कोई पेंशन स्कीम आ भी रही है तो वो कितने समय तक टिक पा रही है, ये इसके अंदर कवर किया जा रहा है। और इंटीग्रिटी का मतलब हो गया कि ट्रांसपेरेंसी है। अगर मान लो इस बार सरकार आई, उसने कोई स्कीम चला दी, और अगली बार अगली सरकार आई, तो क्या वो स्कीम रहेगी या नहीं रहेगी? तो ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर कवर किया गया है। तो ये जो रिपोर्ट है ये बताती है कि स्टेप मतलब कि इंडिया को ऐसे अभी भी बहुत सारे स्टेप लेने की ज़रूरत है जो कि इंडिया के पेंशन सिस्टम को क्या कर सके और ज़्यादा मजबूत कर सके। नहीं तो आने वाले टाइम पर हमारे ही लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मैं बात करूं कि इंडिया में कितना पेंशन सिस्टम है, गौर करना, इंडिया का जो पेंशन सिस्टम है उसको यहाँ पर हमने 3 सेक्शन में क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है, ठीक है। एक आप सबको पता है, एक का नाम है EPFO। इससे रिलेटेड अभी आपने पिछले करंट अफेयर में न्यूज़ पढ़ी है। EPFO का फुल फॉर्म हो गया एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। उसके अलावा एक दूसरी आती है जिसका नाम है बच्चे नेशनल पेंशन सिस्टम। कौन सी आ गई आपके पास? नेशनल पेंशन सिस्टम। और उसके बाद अटल पेंशन योजना, ये इसके अंदर यहाँ पर कवर की जाती हैं, ठीक है। ये तीनों की तीनों स्कीम्स जो हैं वो भारत में चल रही हैं, और इन तीनों स्कीम्स के अंदर जानने वाली बात है, इन तीनों स्कीम्स के अंदर 25% से भी कम, कह सकते हैं यहाँ पे, इससे भी कम लोग यहाँ पर कवर किए जाते हैं। सोचो, जनसंख्या 100% है, तो 100 में से केवल 25% इस स्कीम के अंदर कवर किए जाते हैं। मतलब जो बचे 75%, जिनको हम क्या कह देते हैं? गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स का मतलब क्या हो गया? ऐसे वर्कर्स जिनके पास अभी कोई फॉर्मल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। फॉर्मल मतलब हो गया जो प्राइवेट में है, यार सीधी सीधी बात है, जो प्राइवेट में है वो तो यहाँ पे कवर ही नहीं हो रहे। तो आपको
क्या करना पड़ेगा, आपको पहले सबको ध्यान पे रखते हुए इन सबके लिए इस प्रकार का क्या लाना पड़ेगा सिस्टम, ताकि लोगों को, मतलब हम इस इंडेक्स के अंदर, इस इंडेक्स की तो चलो एक अलग बात है, इसके अलावा भी हम एक रियलिटी में ऑन ग्राउंड इसके कैपेबल यहाँ पर बन सकें। ठीक है, कहता है अदर कंट्रीज जो ग्रुप डी में आती हैं उसमें टर्की, फिलीपींस और अर्जेंटीना आता है। टॉप करने वाली कंट्री कौन सी है, नीदरलैंड, आइसलैंड और कौन सा आता है, डेनमार्क। ये आपने यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा 2025 के अंदर कुछ और कंट्रीज भी ऐड हुई हैं, उसमें कुवैत, नामीबिया, ओमान और पनामा आ जाते हैं। कहता है सिंगापुर ने जो है वो ओवरऑल स्कोर कितना लिया है, 80%, और पहली एशियन कंट्री है जो किसके अंदर गई है, ग्रेड ए रैंकिंग के अंदर गई है। ठीक है, तो पेंशन की सच में बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अगला वाला, अगला आता है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। ठीक है, जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो गौर करना क्या लिखा है। कहता है इस बार हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उसने किसे पछाड़ दिया है, चाइना को पछाड़ दिया है। देखो गौर करो, और तीसरी बड़ी पावरफुल एयरफोर्स बनकर आई है किसमें, पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसके पास इफेक्टिवनेस कैपेबिलिटी के मामले में हम टॉप कर रहे हैं, ओवरऑल हम टॉप कर रहे हैं। और उसके बाद फर्स्ट नंबर पे कौन है, यूएसए, सेकंड पे कौन है यहाँ पे, रशिया, और थर्ड पे कौन आ गया है, इंडिया, और चौथे पे अब कौन चला गया है यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे चौथे पे चला गया है कौन, चाइना। कहता IAF रैंक्ड एट 6th पोजीशन ग्लोबली ओवरऑल अप्रूवल रेटिंग TBR ऑफ 69.4%, और ये किसके अंदर चला गया, 7th पोजीशन पे। तो बोलने का मतलब है ये कोई रैंकिंग प्लेटफॉर्म होते होंगे उसके अंदर यहाँ पर बोला गया है, पर आपने ओवरऑल वाली याद रखनी है। ठीक है, उसके अलावा जापान जो है वो 8th में आता है, इजराइल जो है वो 9th में आता है, फ्रेंच वाला 10th में आता है, यूके वाला जो है वो 11th पोजीशन के अंदर काउंट किया जाता है। ठीक है, वैसे तो जापान जापान बोल रही हूँ, चाइना बहुत बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, बट स्टिल उनके कंपैरेटिवली हमारा एयरफोर्स सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो और द एयरफोर्सेज ऑफ कंट्रीज जो कि लोएस्ट हैं, इसमें अफगानिस्तान, सीरिया, और उसके अलावा अल्बानिया, यमन, बोस्निया, उसके बाद ये बड़े अजीब अजीब नाम है, आप इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश 18th और 83rd पोजीशन के अंदर कवर यहाँ पर किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए एयरफोर्स के बारे में सीख लेते हैं 2-4 बातें। गौर करिए, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, तो इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाते हैं हम, 8 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 8 अक्टूबर हर साल। इस साल जो एनिवर्सरी है वो कौन से नंबर की थी, 93rd, और ये कहाँ मनाई गई, तो आप याद रखेंगे हिंडन, और हिंडन कहाँ पर है, यूपी का जो एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पर मनाई गई है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे क्लियर रखना है। और इंडियन एयरफोर्स के अभी चीफ कौन है, तो अमरप्रीत सिंह, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि इस बार की जो डे था अपने पास उसकी थीम क्या थी एयरफोर्स की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है पूरे विश्व भर में फॉरेस्ट रिसोर्सेज को लेकर रिपोर्ट आई है। ठीक है, गौर करना, इससे पहले जो पिछला करंट अफेयर था उसमें हमने स्टेट वाइज कुछ रिपोर्ट पढ़ी थी, याद करो, वो फॉरेस्ट कवर को लेकर थी। इस बार थोड़ा सा चेंज आया है। रिपोर्ट कौन पेश कर रहा है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, किसका विंग है ये, यूएन का, और ये एक रिपोर्ट को पेश कर रहा है जिसका नाम है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025। ठीक है, गौर करते हैं, एक एक लाइन को समझते हैं ताकि हमें पूरा करंट अफेयर ये समझ में आ जाए। ठीक है, गौर करो, देखो बेटा, कहता है यहाँ पर हमारे पास इस पूरी दुनिया में, गौर करना, इस पूरी दुनिया में जितनी भी ज़मीन है, पूरे वर्ल्ड भर में जितनी भी ज़मीन है उसका 32% जो है ज़मीन जंगल के रूप में मानी जाए। अगर मान लो कि पूरे विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड में 100% ज़मीन है, तो 100 में से 32% किसके अंदर मानी जाती है बच्चा, जंगल के रूप में मानी जाती है। बट हम सबको पता है एक ऐसा दौर आया था जिसको हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं, उसके बाद हम अर्बनाइजेशन आता है हमारे पास, जिसके तहत हम जंगलों को क्या करना शुरू करते हैं, जंगलों को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही हम जंगलों को डिस्ट्रॉय करते हैं तो नेचर भी हमारे पास उल्टा
उसका रेसिप्रोकल कह सकते हैं आप, हमें रिजल्ट देता है। जैसे ही हमें नेचर ने रिजल्ट दिया तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को रियलाइज हुआ कि भाई फॉरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो इस बार आप ऐसा कह सकते हैं जैसे जैसे इंसान के एफर्ट्स बढ़ते चले गए किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसे वैसे जो फॉरेस्ट रिकॉर्ड है वो भी यहाँ पे क्या होता जा रहा है, ठीक होता जा रहा है। ठीक है, फॉरेस्ट रिकॉर्ड क्या होता जा रहा है बच्चे, और अच्छा होता जा रहा है। ठीक है, रिपोर्ट कौन पेश कर रहा है, तो आपने याद रखना है FAO, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, अब गौर करते हैं यहाँ पे क्या बोला गया। देखो, कहता है इंडिया का ओवरऑल रैंक 9th आया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम जंगलों की बढ़ोतरी के लिए काम यहाँ पर कर रहे हैं। मतलब बोलने का मतलब हो गया है कि भारत सरकार के ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि जंगलों की बढ़ोतरी ही कर रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं उनको। अगला कहता है रशियन फेडरेशन यहाँ पे टॉप कर रही है, उसके बाद ब्राज़ील है, उसके बाद कौन आता है आपके पास यहाँ पे, कनाडा आता है। फॉरेस्ट कवर की बात करें तो फॉरेस्ट कवर कितना हो चुका है, 406 बिलियन हेक्टेयर। आपको याद होगा मैंने 29 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर वाला जो करंट अफेयर करवाया था, वहां मैंने आपको ट्री कवर, याद करो, ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर, ये दोनों चीज़ समझाई थी। तो वहीं से आप इसको यहाँ पर जोड़ लेंगे। ठीक है, तो कहता है अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड में रशिया, ब्राज़ील, कनाडा, USA और चाइना, ये सारे के सारे मिलके पूरे विश्व का 50% कंट्रीब्यूट करते हैं फॉरेस्ट एरिया में। ठीक है, कहता है उसके बाद का कुछ अगर हम बात करें कहाँ पर, एशिया और यूरोप में, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिस्टोरेशन इनिशिएटिव की वजह से थोड़ा बहुत एरिया ऐड हुआ है। और एशिया की अगर हम बात करें तो नेट गेन हुआ है किसमें, फॉरेस्ट एरिया के अंदर। फिर डिफॉरेस्टेशन की बात हुई है और कुछ जगहों पे फॉरेस्ट लॉस भी देखा गया है। ठीक है, बस इतना सा आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, 29 सितंबर से जो 5 अक्टूबर वाला करंट अफेयर है उसमें 4th या 5th न्यूज़ है, आप उसे चेक करिए, वहाँ पर करवाया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का, इंडिया को री इलेक्ट किया गया है किसके लिए, COP10 ब्यूरो के लिए। ठीक है, गौर करना, समझना इसको, किसके लिए अपॉइंट किया गया है, तो आप याद रखेंगे यहाँ पे COP10 ब्यूरो के लिए। ठीक है, देखो बच्चा, इंडिया वाइस चेयरपर्सन बनने जा रहा है। गौर करेंगे, इंडिया क्या बनने जा रहा है, इंडिया वाइस चेयरपर्सन बन जाएगा किसके लिए, तो COP10 ब्यूरो। और COP10 ब्यूरो किसका, कौन सी, किस मीटिंग का, तो याद करो, कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग स्पोर्ट्स। कुछ याद है, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि प्लेयर्स को लेना अलाउड नहीं होते हैं, उनके ऊपर एक डोपिंग टेस्ट होता है, उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। और ये डोपिंग टेस्ट का ठेका किसने लिया हुआ है, या डोपिंग को कौन करवा रहा है, इस कन्वेंशन को यूनेस्को करवा रहा है, जिसके हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इंडिया इसके लिए क्या इलेक्ट हुआ है, वाइस चेयरपर्सन इलेक्ट हुआ है। ठीक है, अजरबैजान क्या हुआ है यहाँ पे, चेयरपर्सन इलेक्ट हुआ है किसके लिए बच्चे, वाडा के लिए। क्या नाम है इस बॉडी का, वाडा। वाडा का फुल फॉर्म हो गया वर्ल्ड एंटी डोपिंग, याद रखना है आपने, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के लिए, जिसके जो कब बनी थी, तो आप याद रखेंगे 10 नवंबर 1999 को बनी थी। और इसके हेडक्वार्टर आपको कनाडा में देखने को मिलते हैं। इसके हेडक्वार्टर कहाँ मिलते हैं, कनाडा में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस का मेन एम क्या रहेगा बच्चे, तो इस कॉन्फ्रेंस का मेन एम ये रहेगा कि दुनिया भर में, पूरे विश्व भर में डोपिंग के ऐसे कानून होने चाहिए, या ऐसे कानूनों को बनाया जाए जो कि किसी भी देश में, मतलब कोई भी देश हो चाहे जहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं वहाँ पर एक जैसा हो। मतलब ऐसे समझो कि भारत में कोई XYZ दवाई है या ड्रग है जिसको बैन किया गया है, पर मान लो किसी कंट्री में वो चल रही है, तो फिर वो एक जैसे डोपिंग कन्वेंशन थोड़ी हो गया। तो क्या करने की बात की जा रही है कि पूरे विश्व भर में क्या किया जाए, एक जैसा कानून बनाया जाए। ठीक है, उसके अलावा वाइस चेयर कौन कौन है यहाँ पे, ब्राजील में रिप्रेजेंटिंग ग्रुप, और जाम्बिया में कौन है यहाँ पर, तो वाइस चेयर। इस तरीके से आप इसे देख लेंगे। कहता है COP10 ब्यूरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गाइडिंग, डिस्कशन, रिव्यूइंग एंटी डोपिंग रेगुलेशन, और इसका मेन काम है पॉलिसीज को बनाना ताकि इस डोपिंग वाले पूरे मेथड को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, याद रखेंगे आप यहाँ पर, इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई आपके पास ये वाली। ठीक है, अगला आता है, आप सबको याद होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। कई बार बताया मैंने आपको, ये तीसरी बड़ी पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी है हमारे पास। इसके अंदर बच्चे गौर करेंगे, इसके अंदर हमने नाइजीरिया के साथ, मतलब इस
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत भारत सरकार पार्टनर कर रही है किसके साथ, नाइजीरिया के साथ, ताकि पहला आईआईटी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो कैंपस है उसे कहाँ ओपन किया जा सके, नाइजीरिया में ओपन किया जा सके। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि भारत और नाइजीरिया के टाइज जो हैं, टाइज मतलब जो रिलेशंस हैं वो और स्ट्रांग हो, चाहे वो साइंस के मैटर में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के मैटर पे हो, चाहे फिर वो इनोवेशन के मैटर पे हो। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसका विजन है कि इंडियन जो बच्चे हैं उनको इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को एनकरेज करना है ताकि वो इंडिया के बाहर भी कैंपस को क्या करें, ओपन करें। ठीक है, नाइजीरिया की कैपिटल आती है अबूजा। क्या कैपिटल आती है इसकी, तो आप याद रखेंगे अबूजा, याद रखना है। और कहाँ पर आती है ये, तो वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री ये हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और उसके अलावा ये सेकंड आईआईटी कैंपस होगा अफ्रीका में, क्योंकि पहला कहाँ बना था, जंजीबार तंजानिया में। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला वाला। अगला कहता है, ये करंट अफेयर हम पिछले करंट अफेयर में पढ़ चुके हैं वैसे। ठीक है, देखो गौर करो, जो ट्रेड डेवलपमेंट को लेके यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस चल रही है 16 नंबर की जिनेवा स्विट्जरलैंड में, उसकी थीम आई है, थीम है शेपिंग द फ्यूचर। सीधी सी बात है बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लस ट्रेडिंग को क्या करना है, यहाँ पर आगे बढ़ाना है। ठीक है, स्विस फेडरल काउंसिलर गे पार्मेल वो यहाँ पर क्या हुए, यहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। और उसके अलावा इंडिया भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया से कौन गए हैं, पीयूष गोयल, उनके साथ और भी डेलीगेट्स गए हैं यहाँ पर। और वहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात हो रही है कि जितना भी हमारा ये जो ट्रेड है इसको और ज़्यादा क्या करना है, ग्लोबल लेवल पे और कैपेबल बनाना है। ठीक है, तो इसमें और कोई भारी बात नहीं है करने के लिए, इतना आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और जब हम बात करते हैं किसकी, UNCTAD की, इसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलते हैं, स्पेन में आपको इसके हेडक्वार्टर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेंगे आपको, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपको देखने को इसके हेडक्वार्टर मिलते हैं। और ये बॉडी कब बनी थी हमारे पास, तो आप याद रखेंगे 1964 में ये बॉडी हमारे पास बनी थी। ठीक है, चलिए अगला वाला। अगला आता है FATF। कुछ याद होगा, इस बॉडी का नाम हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं FATF के बारे में। चलिए बात करते हैं, समझते हैं। FATF क्या है बच्चे, एक मनी लॉन्ड्रिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है। मैं रिपीट कर रही हूँ, FATF एक मनी लॉन्ड्रिंग समझ गए ना, पैसे का गपला, 2 नंबरी पैसा, और प्लस जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है उसका वॉचडॉग है। ये सुनिश्चित करता है कि जो भी देश मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिज्म फाइनेंसिंग का काम कर रहे हैं उन्हें ग्लोबल सिस्टम से क्या कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए। मतलब उनके साथ कोई लेन देन, कुछ भी चीज़ें यहाँ पर नहीं की जाए। ठीक है, इसकी स्थापना 1989 में ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और तब इसमें केवल मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर बात होती थी, पर बाद में 2001 में इसमें टेररिज्म फाइनेंसिंग इन सबको ऐड कर दिया गया। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी यहाँ पे, FATF की, तो इसके टोटल 39 मेंबर्स हैं, जिसमें एक इंडिया भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर मैं इसके की टूल की बात करूं तो आप सबने 2 लिस्ट सुनी होंगी, एक आती है ब्लैक लिस्ट और एक कौन सी आती है, ग्रे लिस्ट। ठीक है, सुना होगा आपने कि जो पाकिस्तान है वो पहले ग्रे लिस्ट के अंदर था और अब उसको किससे निकाल दिया गया है, ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। और अगर बेटा कोई भी बॉडी किसके अंदर आ जाती है, या कोई भी जो है किसी के अंदर भी आ जाती है जो ब्लैक लिस्ट के अंदर आ गई है, मतलब कोई भी कंट्री जो ब्लैक लिस्ट के अंदर आ गई, उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है। मतलब उसकी स्थिति पूरे ग्लोबल लेवल पे क्या हो जाती है बेटा, खराब हो जाती है। और अगर मैं ग्रे लिस्ट की बात करूं तो ग्रे लिस्ट से फिर भी आपके चांसेस होते हैं कि आप वहां से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, और ऐसा करने से बेटा जो दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये सब कहीं ना कहीं इन सब का साथ यहाँ पर ऐसी कंट्रीज का साथ छोड़ देते हैं। तो क्या बोला जा रहा है समझते हैं। फोर्थ मीटिंग हुई है कहाँ पर, पेरिस फ्रांस में। जमाइका और नाइजीरिया जो है इन दोनों में क्या कर रहे थे, ये वर्किंग ग्रुप मीटिंग में पहली बार थे यहाँ पर। और
केन्या को भी यहाँ पर गेस्ट इनिशिएटिव के लिए बुलाया गया था। कहता है यहाँ पर अगर हम गौर करते हैं, कहता है FATF ने आइडेंटिफाई करा है डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसको हम नॉर्थ कोरिया भी कहते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें ईरान, म्यांमार, ये हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं, जिसको मैंने क्या नाम दिया था, अभी अभी ब्लैक लिस्ट के बारे में बात करी थी। ठीक है, एक बार अगर ब्लैक लिस्ट में गए तो ग्लोबली आप आइसोलेट हो जाते हैं। आइसोलेट मतलब अकेले हो जाते हैं, आपके ऊपर सैंक्शंस लग जाते हैं, आपकी इकोनॉमिक स्थिति क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, और जो आपकी इंटरनेशनल रेपुटेशन है वो भी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती है। ठीक है, आगे इसके बाद का अगला कहता है 4 जुरिस्डिक्शन इंक्लूडिंग बुर्किना फासो, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, इन सबको क्या कर दिया गया, लिस्ट से निकाल दिया गया है, रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द कंट्रीज अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग, जिसको हम ग्रे लिस्ट भी यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, और बाकी ये सब आ गई आपके पास जो ग्रे लिस्ट के अंदर आती हैं। ठीक है, चलिए आगे अगला आता है साइंस और टेक। साइंस और टेक को पढ़ के भी वाइंड अप करते हैं। देखिए, आप सबको पता है कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारे पास कुछ बॉडीज़ हैं जो क्या बनाती हैं, ये सबमरीन्स बनाती हैं। तो जो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है, उसने इंडियन नेवल शिप मगदाला जो कि 6th सीरीज ऑफ 8th इंडिजीनियसली एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट है, उसको यहाँ पर बनाया है और उसे कहाँ पे लॉन्च करा है, केरला के अंदर। ठीक है, तो कोई भारी बात नहीं है, मगदाला ये आपने यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, लड़ाकू विमान है ये सारे। उसके बाद आता है इसी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने एक और शिप को यहां पर दिया है जिसका नाम क्या है, माहे शिप, और ये भी 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वॉरफेयर के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये सब आप इसके साथ पढ़ के वाइंड अप करेंगे। इतना हमें नहीं पूछा जाएगा अनटिल और अनलेस हम डिफेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला, अगला कौन सा सेक्शन आता है, स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। आइए, कहता है वर्ल्ड के पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप। ठीक है, पैरा आप समझते हैं, ऐसे लोग जो कि विकलांग आप कह सकते हैं, वो यहाँ पे कवर किए जाते हैं। कहता है 11वां एडिशन हुआ है जो कि कहाँ पर हुआ है, कायरो इजिप्ट में, और उसके बाद ये पहला ऐसा वर्ल्ड चैंपियनशिप है जो कहाँ पर हुआ है, अफ्रीका में। चाइना जो लगातार चाइना क्लेम्ड इट्स 5th कॉन्सिक्यूटिव एंड 6th ओवरऑल टाइटल और लीड कर रहा है यहाँ पे नेशन में। और हमारे इंडिया से जो एक ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं उनका नाम क्या है, जॉबी मैथ्यू। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा और इनका नाम आपको क्लियर अपने पास रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। इसके बाद का अगला नाम, अगला आता है लोगो और एंथम आ चुका है किसका, फाइड वर्ल्ड कप, जो कि कहाँ पर होने वाला है, गोवा पणजी में। ठीक है, कहता है प्रमोद सावंत जो कि गोवा के अभी CM है, उन्होंने लोगो और एंथम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा है। तो कहता है यहाँ पे जो टूर्नामेंट है ये 23 सालों के बाद भारत में आ रहा है चेस को लेकर, और कहता है यहाँ पे लोगो क्या है इसका यहाँ पर, तो आप गौर करेंगे 3 इस तरीके के पैनल आपको दिखेंगे। एक में आपको क्या दिखेगा, कोकोनट ट्री इस तरीके से, फिर एक रेड कलर का दिखेगा, और एक कौन सा होगा आपके पास, येलो पैनल होगा। ठीक है, इसी में एक गाना भी है, इसका एक एंथम भी है। एंथम का नाम है इट्स योर मूव, जो कि कौन परफॉर्म कर रहा है, दलेर मेहंदी इसको परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे अगला आता है सुल्तान ऑफ जौहर कप 2025, जो कि जूनियर मेंस हॉकी टीम आ जाती है अपने पास, वो सिल्वर मेडल, इंडिया की जो जूनियर मेंस हॉकी टीम है वो क्या लेकर आई है, सिल्वर मेडल। किससे हारने के बाद, ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद, जो कि कहाँ पर हो रहा था, जौहर बारू मलेशिया में। ठीक है, कहता है दिस मार्क इंडियाज 5th सिल्वर, 5वां सिल्वर है किसमें, सुल्तान ऑफ जौहर कप में। कहता है ग्रेट ब्रिटेन ने किसे हराया यहाँ पे, पाकिस्तान को, फिर 3rd प्लेस पे है। अगर हम बात करें इसकी तो ये एक वीक लॉन्ग एनुअल अंडर 21 हॉकी टूर्नामेंट होता है जो कहाँ पर होता है, मलेशिया में, और इसमें 6 टीम्स रहती हैं। वो हमें नहीं याद रखनी है, हमें बस इतना याद रखना है जितना हमारे लिए यहाँ पे काम का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। ठीक है, अगला आता है टॉर्च बियरर फॉर 2026 विंटर ओलंपिक्स। इस बार आपकी ड्यूटी है कि आप मुझे बताएंगे कि फ्यूचर ओलंपिक्स कहाँ कहाँ होने वाले हैं। हर क्लास में, जिस क्लास में मैंने हिस्ट्री शुरू करवाई है वहाँ मैंने सबको ओलंपिक्स के बारे में ज़रूर बताया हुआ है। तो इस बार आपकी ड्यूटी है कि आप मुझे बताएंगे। कहता है जो पुराने इंडिया के फॉर्मर स्पोर्ट्स शूटर हैं जिनका नाम क्या है, अभिनव बिंद्रा, जो कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, वो टॉर्च बियरर बने हैं किसके, मिलान कोर्टिना
2026 का जो विंटर ओलंपिक्स है, जो कि मिलान और कॉर्टिना दी एम्पियाजो इटली में होएगा, उसके चेयरपर्सन मतलब उसके टॉर्च बेयरर बने हैं। और उसके अलावा ही विल टेक पार्ट इन दी ओलंपिक, जो टॉर्च रिले होती है, सेकेंड टाइम उसमें भी जाएंगे। पहली बार कहाँ गए थे? जब पेरिस वाली हुई थी, ठीक है। कहता है ये गोल्ड मेडल लेकर आए थे 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स चाइना में, और पहले ऐसे इंडियन बने थे जिन्होंने अचीव करा है इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड को। 2006 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था वर्ल्ड चैंपियनशिप, और उसके अलावा सिक्योर करा था वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अगला आता है, मोरक्को जीत चुका है किसके खिलाफ? अर्जेंटीना के खिलाफ फीफा अंडर 20 की बात यहाँ पे की जा रही है, अंडर 20 वर्ल्ड कप फाइनल, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? सेंटियागो चाइल में। और बस इतना आपने यहाँ पे याद रखना। तो किसने किसको हराया, इतना काम का है। ये गोल्डन ग्लव किसको मिला, क्या मिला, बहुत मुश्किल है याद रखना, तो डेटा इतना आपके पास यहाँ पे याद नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए अगले पे आते हैं। अगला कौन सा आता है? मिलिट्री एक्सरसाइजेस आते हैं। कहता है इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने कंडक्ट करी है पहली काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग। कहाँ पर? NSG के कैंप में। कुछ याद होगा, पैरामिलिट्री फोर्स है। कहाँ पर हुआ है? मानेसर, और ये कहाँ पर आता है? गुरुग्राम, हरियाणा में, ठीक है। मेन फोकस क्या रहेगा? क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, टारगेट्स को क्लेम करना, और जो आने वाला थ्रेट है उसे यहाँ पर रोकना किसके माध्यम से? ड्रोन के माध्यम से, ठीक है। चलिए अगला आता है इंडिया और जापान की जेमेक्स, ठीक है। ये कहाँ पर हुई है? क्यूशू, जापान। बिल्कुल पहली न्यूज़ में, सॉरी पहले नहीं, जापान वाली न्यूज़ में मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए अगली वाली आती है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ओशन स्काई हुई है, जो कि कहाँ पर हुई है? स्पेन में हुई है, याद रखना है आपने। और हमारे यहाँ से कौन सा फाइटर जेट पार्टिसिपेट कर रहा है? तो ये आप देख लेंगे यहाँ पे, Su-30 MKI फाइटर जेट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे याद रखना है। ये सीधे बेसिक सी करंट अफेयर है जो आप यहाँ पे क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले वाले पे आते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला आता है अवार्ड्स का सेक्शन। अवार्ड्स के सेक्शंस की बात अगर हम यहाँ पर करते हैं तो कौन सा आता है आपके पास? ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज मिला है। गौर करना, ब्रिटिश एकेडमी। पहले ब्रिटिश एकेडमी के बारे में पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में आगे समझते हैं, ठीक है। देखिए कहता है जो ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज है वो कितने यूरो का अवार्ड देती है? 25,000 यूरो अवार्ड देती है, सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड की बेस्ट वर्क जो कि नॉन फिक्शन के अंदर कवर की जाती है। कहता है टू बी एलिजिबल, अगर आपको ये प्राइज लेना है, अगर आपको इस प्राइज के लिए क्या करना है? एलिजिबल होना है, तो बुक जो है वो नॉन फिक्शन की होनी चाहिए, पब्लिश होनी चाहिए। कहाँ पे? यूके में, किसी भी मतलब ऑथर के द्वारा, चाहे वो किसी भी नेशनैलिटी का हो, और कह रहा है बेस्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड और वर्किंग इन एनी लैंग्वेज, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट नॉमिनेट होना चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। तो किसे मिली है इस बार ये? तो आप याद रखेंगे इंडियन ओरिजिन हिस्टोरियन है, क्या नाम है इनका? सुनील अमृत। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट, याद रखेंगे, लास्ट 500 ईयर्स, ठीक है। और अमृत कौन है? तो येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं, ठीक है। चलिए अगला आता है, नीरज चोपड़ा को ऑनर किया गया है किस रैंक के साथ? लेफ्टिनेंट कर्नल। किस वाली बटालियन में या किस आर्मी में? टेरिटोरियल आर्मी में, याद होगा। तो टेरिटोरियल आर्मी को सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम इसको? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आपको पता है नीरज चोपड़ा जो हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं अपने पास यहाँ पे। तो अगर हम इनकी बात करते हैं, इनको यूनियन मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह है अपने पास, उन्होंने कन्फर करा है एक ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल इन द टेरिटोरियल आर्मी। किसको? जेवलिन थ्रोअर, और साथ ही साथ 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को यहाँ पे टेरिटोरियल आर्मी के अंदर दिया गया ये टाइटल, ठीक है। अब कहता है इनको 2016 में नायब सूबेदार इन 4 राजपुताना राइफल, और उसके बाद इनको सूबेदार 2021 और मेजर सूबेदार 2020 में बनाया गया था, ठीक है। गौर करो बेटा, टेरिटोरियल आर्मी का कंसेप्ट अभी का नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। ये मैंने आपको एक दिन पहले भी करवाया था। टेरिटोरियल आर्मी का कंसेप्ट अभी का नहीं है, ये एक्चुअली में 1920 का है, ठीक है, जब अंग्रेज इंडियन, ध्यान रखना, इंडियन
टेरिटोरियल एक्ट लेकर आए थे, तब से चल रहा है ये, ठीक है। और टेरिटोरियल आर्मी आप ऐसे कह सकते हैं वॉलंटरली या विलिंगली आर्मी होती है, मतलब सीधी सी बात है कि ऐसे लोग जो मतलब एक वॉलंटरली रिजर्व फोर्स है, वो उन लोगों को अपॉर्चुनिटी देती है जो कि आर्मी में जाना चाहते थे पर जा नहीं पाए, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगली वाली, अगला आता है अमंग 2% साइंटिस्ट, कौन यहाँ पर किसका नाम आया है हमारे, तो आप याद रखेंगे अशोक कुमार वीरमुथु का नाम आया है, ये आपने याद रखना है। किसने इसको पब्लिश करा यहाँ पे, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और ये आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। अब बाकी इतना नहीं याद रखना, इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है किस चीज़ को लेकर, तो आपने याद रखना है एनवायरमेंटल, मतलब रिसर्च करी है इन्होंने एनवायरमेंट को लेकर, और हेल्थ फील्ड में इनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो ये बिल्कुल याद नहीं रहेगा आपको कितनी कैटेगरी, क्या कैटेगरी नहीं, बस नाम याद रखो, ठीक है। चलिए अगला वाला, अगला आता है इसके बाद का आपके पास बुक्स, और बुक्स को यहाँ पे देख लेते हैं। कौन सी बुक आ रही है आपके पास, बुक आएगी मोदी मिशन, जो कि मोदी की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ है और उनकी जो पॉलिटिकल जर्नी है उसको यहाँ पर कवर करती है, ठीक है। चलिए अगला सेक्शन आता है डेज, आपको बैंकिंग और इकोनॉमी वीरेंद्र सर यूट्यूब पे करवा ही रहे हैं, तो आप वहाँ से उसको कवर कर लेंगे। मैं अगले लास्ट सेक्शन पे आती हूँ, इंपॉर्टेंट डेज वाला। इंपॉर्टेंट डेज में सबसे पहला डे आता है इंटरनेशनल डे और डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। कब मनाया जाता है, 17 अक्टूबर को। गौर करिए, जब भी हम पॉवर्टी की बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर जो 1 है वो किसके बारे में बात करता है, वो नो पॉवर्टी के बारे में बात करता है, ठीक है। ध्यान रखना, नो पॉवर्टी के बारे में बात करता है, ठीक है, गरीबी के बारे में यहाँ पे बात करता है। कहता है ये 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम क्या थी इसकी, एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल माल ट्रीटमेंट बाय इंश्योरिंग रिस्पेक्ट एंड इफेक्टिव सपोर्ट फॉर फैमिलीज, ठीक है। खैर भारत सरकार की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो पॉवर्टी एलिमिनेशन को पॉवर्टी को एलिमिनेट करती हैं, बट स्टिल वो ग्राउंड लेवल पे इतनी अभी भी सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। चलिए अगला वाला, अगला आता है नेशनल सॉलिडारिटी डे, नाम से क्लियर हो रहा है सोल्जर को, ठीक है। कहता है ये उन लोगों को ऑनर करता है जिनकी डेथ हुई थी या जो शहीद हुए थे किसमें, 1962 इंडो चाइना वॉर, ठीक है, याद होगा। तो ये वही दौर था जब हमारे देश में पहली बार नेशनल इमरजेंसी भी लगी थी, ठीक है। कौन सी इमरजेंसी लगी थी पहली बार, नेशनल इमरजेंसी भी हमारे देश में इस समय पे लगी थी, ठीक है। और इस डे को मनाने का काम किसने शुरू करा था, इंदिरा गांधी ने, ठीक है। तो उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी, उन्होंने ये डे को मनाने की बात यहाँ पे की गई थी, ठीक है। तो 1962 की वॉर कहाँ पर हुई थी, अस्काई चिन और अरुणाचल प्रदेश में। मेजर शैतान सिंह जिनको मरने के बाद मेजर ध्यानचंद सिंह थापा, सूबेदार जोगिंदर सिंह मरने के बाद इन तीनों को परमवीर चक्र दिया गया था, जो कि इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला आता है कौन सा, पुलिस को मेमोरेशन डे। गौर करना, पुलिस तो हर राज्य की है ना, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पुलिस को मेमोरेशन डे कब मनाया जाता है, 21 अक्टूबर को। ये उन लोगों को ऑनर करता है जिन्होंने अपनी जान दे दी, कब मतलब जान के मतलब शहीद हो गए कब, अपनी ड्यूटी करते समय, ठीक है। तो क्या हुआ था, अब इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी सी है, ठीक है। देखो स्टोरी ये कहती है बेटा, 20 अक्टूबर 1959 को, गौर करना, 20 अक्टूबर 1959 को सीआरपीएफ पेट्रोल कर रही थी, कहाँ पे, सीआरपीएफ पेट्रोलिंग कर रही थी इंडिया तिब्बतियन बॉर्डर में। वो और उसके मतलब 3 यूनिट्स में थे वो लोग, 3 यूनिट समझ गए ना, टुकड़ियों में थे, 3 टुकड़ियों में। बटालियन का नाम था 3rd बटालियन, जिसका काम था कि इंडिया और चाइना वाला जो बॉर्डर है उसको मॉनिटर करना, ठीक है। 2 यूनिट तो घर वापस आ गई, ठीक है, पर जो तीसरी थी वो क्या हो गई, यहाँ पे मिसिंग हो गई, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए आईटीबीपी और सीआरपीएफ के 20 जवान गए थे, जिसके लीडर थे करम सिंह। उन 20 में से जो 10 हैं वो वहाँ पे शहीद हो गए थे, ठीक है, उनको मार दिया गया था, और 7 को कैप्चर कर लिया गया था, किसके द्वारा, चाइनीज फोर्सेस के द्वारा। तो ये आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। और इस बार का जो पुलिस को मेमोरेशन डे है वो कहाँ मनाया गया, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या आती है, रायपुर, वहाँ पे मनाया गया, ठीक है। और वहाँ पे एक अनाउंसमेंट की गई छत्तीसगढ़ के सीएम के द्वारा कि जो नक्सलिज्म है, ठीक है, नक्सलिज्म को टोटली रिमूव कर दिया जाएगा। और कब तक रिमूव कर दिया जाएगा, तो 31 मार्च 2026 तक,
ठीक है। तो पहले तो वही आर्मी को, सॉरी आर्मी नहीं, पुलिस को पहले तो क्या करा यहाँ पे, सैल्यूट वगैरह करा, उन्हें बढ़ावा दिया और उसके बाद फिर इसके बारे में अनाउंसमेंट की गई है, ठीक है। अगला आता है वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे। कब मनाते हैं? 21 अक्टूबर को। और ये आयोडीन की जो यूज़ है उसके बारे में बताता है। आयोडीन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि थायराइड अ ग्लैंड दैट रेगुलेट्स हार्ट रेट, मेटाबॉलिज्म, इन सब के लिए काम आता है। और अगर ये प्रॉपर मात्रा में ना मिले तो क्या हो सकता है, यहाँ पे गोइटर जिसको हम गेंगा कहते हैं उसकी यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। चलिए अगला आता है इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे, ठीक है। स्नो लेपर्ड को हम घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? घोस्ट ऑफ द माउंटेन के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। याद रखेंगे आप यहाँ पे। कब मनाया जाता है ये? 23 अक्टूबर को, ताकि किसे प्रोटेक्ट किया जा सके? स्नो लेपर्ड को क्या प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। थीम क्या है? प्रोटेक्टिंग द माउंटेन गार्जियन, इस तरीके से बोला गया है। और स्नो लेपर्ड इंटरनेशनल जो बिग कैट अलायंस है, जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, उसके अंदर 7 स्पीसीज आती हैं, वो इसके अंदर यहाँ पर कवर की जाती हैं, ठीक है। कहता है इसी दिन BRO ने एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करा है जिसका नाम है ब्रह्मांक, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ताकि हर दिन 23 मिनट दिए जाएंगे किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और जब भी हम स्नो लेपर्ड की बात करते हैं तो इंडिया में ये कहाँ पर मिलता है? तो आप याद रखेंगे जम्मू कश्मीर आ जाएगा, उसके बाद लद्दाख आ जाएगा, और उसके अलावा हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। ये आ जाते हैं किस में? तो ये आ जाएंगे आपके पास वेस्टर्न हिमालयास के अंदर। किसके अंदर आ जाएंगे? वेस्टर्न हिमालयास। और एक आ जाएगा ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय के अंदर आपके पास आ जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद सिक्किम, ठीक है, सिक्किम आ जाएगा आपके पास, और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये इसके अंदर कवर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप इसके अंदर लिख लेंगे। चलिए अगला आता है यूनाइटेड नेशंस डे। कई बार हम बात कर चुके हैं, याद करो। लीग ऑफ नेशन था, लीग ऑफ नेशन, सॉरी, पहले वर्ल्ड वॉर 1 होती है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनाया जाता है लीग ऑफ नेशन, ताकि फ्यूचर में किसी और प्रकार की वॉर ना हो सके। पर हम सबको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है। ये सब मैंने आपको करा दिया है। अब आपकी ड्यूटी है, इस बार आप कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर देंगे, और यूएन की कितने ऑर्गन्स हैं ये आप मुझे वहाँ पर आंसर देंगे, ठीक है। थीम क्या है इसकी इस बार की? एजुकेशन शेप्स द फ्यूचर, ठीक है। चलिए, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इस वीक के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। जहाँ पर भी आपको डाउट रहेगा वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।